नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, ग्रामोदय महाविद्यालय बिलड़ा की जो ये ऑनलाइन क्लासेज संचालित की जा रही है, इसमें अ, आगे की कड़ी को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे विचारधारा की विशेषताएं। विचारधारा की विशेषताएं। विचारधारा की विशेषताएं दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विचारधारा का जो विकास है वो अलग अलग काल के अंदर अलग अलग लोगों ने किया है। उसमें जो है हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई कैसे जो विश्व के जो महान विजेता जो शासक थे, उन्होंने अपने देश में एक राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए या अपने देश को अपने साथ रखने के लिए या अपने साथ खड़ा करने के लिए उन्होंने विचारधारा का उपयोग किया। फिर बाद में हमने ये पढ़ा था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर किस प्रकार से जो है अनेक विचारकों ने विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। फिर बाद में हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार से समाजवादियों का जो योगदान है वो विचारधारा के विकास में रहा है। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं विचारधारा की विशेषताएं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे सामने विचार आता है विचारधारा की विशेषता का, वो ये है कि विचारधारा आदर्श पूर्ण लोकात्मक होती है। आदर्शपूर्ण लोकात्मक अर्थात दोस्तों जो है कोई भी विचारधारा हो वो किसी आदर्श को लेकर चलेगी, यानी ऐसा तथ्य जिसको स्थापित करने या उस विचार को विश्व परिदृश्य में लागू करने का प्रयास। यानी दोस्तों कुछ ऐसे कॉमन चीज को लेकर कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको लेकर विचारों का जन्म होता है, विचारधारा का जन्म होता है। उसी तथ्य या उसी आदर्श जिसको अपन कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है, यानी ऐसे कोई विचार जिसमें अपन कह सकते हैं कि हम जो किसी समस्या को लेकर चले हैं तो उस समस्या का निराकरण क्या है, उस निराकरण का, यानी वो एक शीर्षक के रूप में, किसके रूप में, शीर्षक के रूप में भी दोस्तों इसको अपन कह सकते हैं। इसके रूप में, शीर्षक के रूप में। यानी हमारे सामने जो है वो तथ्य पूरी उस विचारधारा का एक केंद्र बिंदु होगा। क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा, उसी को लेके आगे चलना होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे मान लो गांधी जी ने जो विचार दिए थे सत्य और अहिंसा। क्या दिए थे? सत्य और अहिंसा। ये दोनों विचार उस गांधीवाद की जो धारणा है, गांधीवाद की जो विचारधारा है, उसके मूल है। यानी इन्हीं को लेकर पूरी जो है गांधी जी के विचार चले हैं। गांधी जी की विचारधारा जो प्रसिद्ध हुई है विश्व के अंदर, वो इन्हीं चीजों को लेकर, सत्य और अहिंसा, यानी मूल तत्व हो गए। यानी सत्य को स्थापित करना या राम राज्य की स्थापना करना और अहिंसापूर्ण वातावरण तैयार करना, यह गांधी जी का मुख्य ध्येय था। उन्होंने कहा कि जो है सत्य ही ईश्वर है और सत्य की प्राप्ति के लिए हमें जो है प्रयास करना चाहिए। यानी अहिंसापूर्ण तरीके से जिस समय उन्होंने भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चले उसमें अहिंसा का प्रयोग किया कि भाई हमें बिना किसी हथियार उठाए, बिना किसी को हानि पहुंचाए, हमें जो है हमारे स्वराज की प्राप्ति करनी है। तो ये चीज करने के लिए उन्होंने जो मूल तथ्य या जो मूल आदर्श जो है रखा वो था सत्य और अहिंसा। तो किसी भी विचारधारा का एक आदर्श, एक लोकात्मक आदर्श होता है, वो यही होता है कि उस विचारधारा का मूल तत्व क्या है। वो मूल तत्व उसकी आदर्श लोकात्मक होता है, यानी लोगों के अंदर उसको किस प्रकार से जो है लोगों के अंदर फैलाना है, उसके अनुयायी तैयार करने हैं और उसके लिए एक आदर्श अपन को उसके सामने रखना पड़ेगा। तो दोस्तों पहली जो है ये
विशेषता हुई वो अपने आदर्श लोकात्मक। क्या हुई? आदर्श लोकात्मक। दूसरी विशेषता दोस्तों, दूसरी विशेषता है वह है सरलीकरण। सरलीकरण दोस्तों, कोई भी विचारधारा का जो जन्म होता है वो किसी समस्या को लेकर होता है। किसी व्यवस्था को देखकर हमारे मन में जो विचार आते हैं, यानी उस व्यवस्था को बदलने का हम जब प्रयास करते हैं, या उस व्यवस्था के बारे में जो है अपने विचार क्या है उस व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण का मतलब होता है समस्याओं समस्याओं का निरीक्षण व पर्यवेक्षण करके करके सिद्धांत निर्माण। यानी दोस्तों, किसी भी जो है प्रचलित कोई व्यवस्था है उसको बदलना हम चाहते हैं, तो उसके बारे में हम पहले से निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, उसके बारे में पूरी सी जानकारी करेंगे, और जानकारी करने के बाद हम उसको सुधारने के लिए क्या अपनी ओर से तर्क दे रहे हैं, क्या अपनी ओर से विचार दे रहे हैं, उन विचारों को हम एक सरल तरीके से, एक साधारण तरीके से जो है दुनिया के सामने रखेंगे। तब दुनिया उसका अनुसरण कर पाएगी। नहीं तो पहले भी व्यवस्थाएं चल रही थी, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार ही चल जाती, तो उसमें बदलाव कहां हुआ? बदलाव तब होगा जब हम समस्याओं का पर्यवेक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके ऊपर जानकारी करेंगे, उसके ऊपर उसका शोध करेंगे, फिर बाद में वो अपने दुनिया के सामने रखेंगे एक सरल भाषा के रूप में, एक सरल अर्थ के रूप में, इस अर्थ में, सरल अर्थ में। तो दूसरी विशेषता दोस्तों अपने हो गई सरलीकरण। क्या हो गई? सरलीकरण। दूसरी विशेषता हो गई सरलीकरण। तीसरी विशेषता दोस्तों वह है उग्र आशावाद। उग्र उग्र आशावाद दोस्तों, जब हम किसी विचार को रखेंगे, सरल विचार को दुनिया के सामने रखेंगे, तो उस विचारधारा के कुछ लोग, बहुत से लोग, कुछ लोग क्या, बहुत से लोग उसका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? लोग अनुसरण करेंगे। जब लोग अनुसरण करेंगे तो लोगों की उस व्यवस्था को लेकर, उस विचार को लेकर क्या बन जाएगी? आशा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आशा का निर्माण हो जाएगा। आशा यानी एक आकांक्षा, एक आकांक्षा का निर्माण हो जाएगा कि भाई जो है ये विचार हम जो फैला रहे हैं, इस विचार से ये हमें लाभ मिलेगा, ये हमें लाभ मिलेगा। तो विचारधारा दोस्तों हमेशा उग्र आशावाद को लेकर चलती है। यानी हम उस विचार को इस दृष्टि से ग्रहण करते हैं कि इस विचार से ये हो जाएगा, ये फायदा होगा, ये इसका बेनिफिट है, दुनिया के अंदर ये फैलेगी तो इसका क्या फायदा होगा, ये हमारे सामने होगा। तो हम इससे बहुत अधिक क्या लगा लेते हैं? आशा लगा लेते हैं। तो वो आपके उग्र आशावाद के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है। लोग उसमें इतना अनुसरण कर, उसके इतने जो है अनुसरण करने लग जाएंगे कि उनकी आशा बन जाएगी कि ये जो है विचारधारा अगर लागू होती है तो इसके ये परिणाम होंगे जो हमारे अनुकूल होंगे। तो तीसरी दोस्तों इसमें हो गई, वो हो गई उग्र आशावाद। चौथा है दोस्तों अमूर्तता। दोस्तों कोई भी विचारधारा हमेशा अमूर्त होती है। मन के अंदर विचार आते, किसी को दिखते नहीं मेरे मन में क्या विचार है, कब जो है मेरे मन के अंदर किन किन विचारों का ज्वार जो है चल रहा है, वो आप लोगों को या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता, सिर्फ मेरे सिवाय। यानी आपके भी मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो आपके सिवाय दोस्तों किसी को पता नहीं होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो विचार होता है वो एक अमूर्त होता है, दिखता नहीं है। मूर्त का मतलब दिखना और अमूर्त का मतलब होता है ऐसी अदृश्य व्यवस्था जो दुनिया के सामने नहीं है। तो विचार हमेशा अमूर्त होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने आने के बाद ये क्या हो जाते हैं? मूर्त रूप धारण कर लेते हैं, मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो विचार होगा वो कैसा होगा? अमूर्त होगा। कैसा होगा? अमूर्त होगा, यानी दिखेगा नहीं। वो विचार दुनिया के सामने आएगा, लागू व्यवस्थाएं होगी, फिर पता चलेगा कि जो है ये विचार था। तो
चौथी दोस्तों हमारे सामने विशेषता आ गई, वो है अमूर्तता। पांचवी विशेषता है दोस्तों, वो है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता दोस्तों, कोई भी विचारधारा ले लो, उसके अंदर निश्चितता रहेगी, निश्चित उसके सिद्धांत होंगे, निश्चित उसकी कार्य प्रणाली होगी, तभी जाके उसको सफलता मिलेगी। यानी निश्चित रूप से जो है उसके सारे जो नियम है, सिद्धांत है, वो सारे निश्चित रूप में रहेंगे, यानी एक निश्चितता का भाव उसमें पाया जाएगा। यानी ऐसे नहीं उठ फटांग कोई धारणा कोई आ गई कोई बदल गई ऐसे चलती रही, नहीं, उसकी एक सिद्धांत विशेष है, क्योंकि विचार विशेष है, तो उस विचार विशेष या सिद्धांत विशेष की जो है निश्चितता बनी रहेगी, उसमें क्रमबद्धता बनी रहेगी दोस्तों, तब जाके विचारधारा सच्चे अर्थों में लागू होती है। फिर आगे अपन बात करें दोस्तों, तो अगला जो विशेषता है वो है कि विचारधारा हमेशा सामाजिक होती है। क्या होती है? सामाजिक। विचारधारा सामाजिक होती, यानी बिना समाज के विचारधारा का और विचार का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी विचारधारा दोस्तों लागू होगी तो वो कहां होगी? समाज के अंदर होगी। कोई भी विचार को फैलाया जाएगा, किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रसार किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ समाज में होगा। बिना समाज कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो विचारधारा हमेशा सामाजिक होती है और ये विविध पक्षों को लेकर चलती है, इसमें आलोचनाएं भी होती है, समालोचनाएं भी होती है और वो विचार चलता रहता है। अगर वो विचार अटल है, अगर वो विचार वैश्विक परिदृश्य में लागू होने लायक है, तो वो चलता ही रहेगा। तो एक और विशेषता हो गई आपके, जो है विचारधारा सामाजिक होती है। फिर अगला जो विशेषता है वो यह है, ये विचार हमेशा बौद्धिक होते हैं। बौद्धिक, तो बौद्धिकीकरण कह सकते हैं इसको। विचार हमेशा बौद्धिकीकरण होते हैं, यानी बौद्धिक होते हैं, यानी विचार हमेशा, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि का ही जो है एक पर्याय होते हैं विचार। क्योंकि विचार आएंगे कहां से? व्यक्ति की जो मानसिक संवेदना है, उन्हीं से उन विचारों का जन्म होगा। तो वो विचार हमेशा कैसे होंगे? बौद्धिक होंगे। कैसे होंगे? बौद्धिक होंगे, तो उसमें बौद्धिकता का पुट रहेगा। अगला जो है दोस्तों, अगली विशेषता है वो है आपके जो है वो है अपर्याप्तता। अपर्याप्त, यानी कोई भी विचार दोस्तों इस दुनिया के अंदर पर्याप्त नहीं है। किसी ना किसी विचार के अंदर कोई ना कोई कमी है। बिना अपने आप में कोई भी परिपूर्ण विचार आज तक इस दुनिया में कोई बना नहीं है। यानी हर समय, क्योंकि हम विचार हमेशा मानसिक संवेदनाओं से निकलते हैं, तो हमारी संवेदनाएं भी बदलती रहती है, तो कोई भी विचार पर्याप्त नहीं होता, उसमें अपर्याप्तता का पूरा पुट पाया जाता है। यानी विचारधारा हमेशा क्या होती है? अपर्याप्त होती है। फिर अगली जो विशेषता है दोस्तों, वो है 9वीं विशेषता, वो है कि विचारधारा के लक्ष्य होते हैं, यानी लक्ष्य प्रदान होती है। क्या होती है? लक्ष्य प्रदान। यानी कोई भी विचार हो, कोई भी विचारधारा हो, उसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा। बिना लक्ष्य के कोई भी विचार आज तक नहीं तो बना है, ना आगे बनेगा। यानी कोई भी हम व्यवस्था लेके चल रहे हैं, कोई व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होगा, तो वो विचारधारा हमेशा लक्ष्य प्रदान होती है। दोस्तों एक और विशेषता इसमें ले अपन 10वीं, तो ये ले सकते हैं कि विचारधारा में हमेशा विरोधी विचारों का भी मेल हो सकता है। विरोधी विचारों का मेल, यानी ये नहीं कह सकते दोस्तों कि जो है एक विचारधारा के अंदर एक ही विचार को मानने वाले व्यक्ति है, उस विचारधारा की कुछ उप विचारधाराएं भी बन सकती है। क्योंकि कुछ लोग विरोधी किस्म के, यानी जो विरोध दर्ज करते हैं उस जो है व्यवस्था को लेकर या उस विचार को लेकर, वो भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है ना? तो एक विचारधारा तभी परिपूर्ण होती है जिसमें सारी चीजें ये हो। ये जितनी भी चीजें हमने बोर्ड के ऊपर लिखी है, जो आपके सामने लिखी हुई है, ये सारी चीजें होगी, तभी जाके एक विचारधारा जो परिपूर्ण होगी, और ये उसी विचारधारा की विशेषताएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।